का दिलों का बात, थोड़ी देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, थोड़ी देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, हमारा तो वक्त आया है, आपका दौर आएगा, आपका दौर आएगा। इन्हीं शायर के साथ मैं आदिल अफान साहब को मैं दावत दूंगा कि आप आए, और आप ही मोटिवेटर स्पीकर हैं, तो आप दिल से लोगों को समझाएं कि क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का, और ऐसे स्कूल में बच्चे को आने का भविष्य क्या है, इसके बारे में आप बोले। आदिल अफान साहब, आप ऑन माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारे बड़े भाई रिजवानुल्लाह नदवी साहब, और निज़ामत के फ़राइज़ को बहुत बखूबी खूबी अंजाम देने वाले हमारे हमनाम आदिल साहब, और जो बुजुर्ग हज़रात आगे खड़े हैं, आगे बैठे हैं, और हमारी छोटी छोटी बच्चियां, बहनें, भाई, तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये आज खुशी का मौका है कि हम सब एक अच्छे काम के लिए, एक नोबल वर्क के लिए हम सब जमा हुए हैं। कबल इसके कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि मंजिल से बढ़कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हज़रात, आजकल मुसलमान जिन परेशानियों से दो चार हैं, जिस तरह वो हर जगह मुसीबत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो हम सब पर रोज़े रोशन की तरह आया है। आज उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है। हर जगह इस तरह वो मायूसी के आलम में है, किस्म किस्म के उस पर हमले हो रहे हैं, तरह तरह से उन्हें सताया और आजमाया जा रहा है। कभी उनके मासूम बच्चों को शहीद, औरतों को बेवा करके आजमाइश में डाला जाता है, तो कभी उनके शायर की पामाली और मुल्कों की तबाही के जरिए से उनको ललकारा जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद आज का मुसलमान इन सब चीजों से नाखबर अपनी कश्ती हयात को आगे बढ़ा रहा है। उसे सोचने की फुर्सत नहीं, समझने के लिए उसके पास वक्त नहीं, वो सिर्फ खाने पीने और सामान्य राहत जमा करने की तगड़ों में मसरूफ है। खुदा को फरामोश कर बैठा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता तोड़ लिया है, सहाबाए किराम और असलाफ के किरदार को पामाल कर बैठा है। अगर उसे फिक्र है तो पेट की, अगर उसे सोचे है तो ऊंचे ऊंचे और बुलंद बुलंद इमारत तामीर करने की, अगर उसकी तमन्ना है तो दुनिया की माल दौलत जमा करने की, अगर उसकी ख्वाहिश है तो दुनिया के बड़े बड़े ओहदे और मनसब हासिल करने की। इकबाल ने क्या ही खूब कहा है कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। हज़रात, ऐसे वक्त में है बिल्कुल कुछ ऐसा ही सिचुएशन, ऐसी ही हालत जब मुसलमानों को चारों तरफ से दबोचा जा रहा हो, उनको सताने और उनको जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे, ऐसा ही कुछ सिचुएशन 1857 बगावत के बाद शुरू हुआ था। जब जंग आजादी में मुसलमानों ने एक पहल की थी, मुल्क को आजाद अंग्रेजों के जुल्म से, चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त मुसलमानों पर सारा इल्जाम धर दिया गया था और अंग्रेजों की तरफ से जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे। एक तरफ तो खुद अंग्रेजों का जुल्म था, दूसरी तरफ अपने हमवतनों का भी जुल्म था कि तरह तरह छोटी छोटी बातों पर मुसलमानों को मारा पीटा जाता था, उनके घरों को आग लगा दिया जाता था, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे। और हुकूमत का जुल्म तो अलग बात थी कि छोटी छोटी बातों पर जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता था। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि पेड़ पे पहाड़ कर लटका कर
गोले और तोप से उड़ा दिया जाता था। और जामा मस्जिद में से लेकर लाहौर तक जितने भी दरख्त थे, कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमाए किराम और मुसलमानों की लाशें नहीं टंगी हुई थी। ऐसे वक्त में जब हर तरफ से परेशानी का आलम था, उस वक्त एक साहब जो है खड़े हुए सामने आए। उस शख्स को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्हें सर सैयद अहमद खान कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को इस परेशानी से, इस जुल्म से निकलना है, इस तरह के जो उन पर हालात और मसाब जो थोड़े जा रहे हैं, उनसे अगर बाहर आना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में है, वो है कि तालीम और सिर्फ तालीम ही, तालीम के बगैर इससे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने क्या किया, लोगों के सामने भीख मांगा, हाथ फैलाकर। आप यकीन नहीं करेंगे कि मस्जिदों के सामने जिस तरह से फकीर चंदा करते हैं, उसी तरह से बैठकर फकीर के तरह जो चंदा किए लोगों के लोग। कुछ लोग तो उनके मुंह पर थूकते थे, कुछ लोग उनको जूतों से उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन सब मसाइल के बावजूद, इन सब मुश्किलों के बावजूद वो लगे रहे और अपने मिशन में आगे बढ़ते रहे। और इतना ही नहीं, बल्कि वो तो अंग्रेज की बात तो दूर, अपने हम मुसलमान भी उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान इस मुल्क में रहना चाहते, इज्जत के साथ रहना चाहते, तो उनके लाजिम है कि उनको तालीम हासिल करें और जदीद तालीम हासिल करें। टेक्नोलॉजी का जमाना था और उस वक्त अंग्रेजी का जमाना था। उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, अगर जदीद तालीम हासिल नहीं करेंगे, तो मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब ये बात आई तो लोग उनके मुखालिफ हो गए, उलमाए किराम उनके मुखालिफ हो गए, उनके खिलाफ कुफ्र के फतवे सादिर करने लगे। बल्कि मौलवी अली बख्श यहाँ से काबा शरीफ गए, मक्का मुकर्रमा गए और मक्का मुकर्रमा से फतवा लिखा कर लाए कि ये शख्स जो है अपने दीन को खराब कर रहा है, ये मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है, और ये जो है ये मॉडर्न तालीम लाकर ये हमारे नामो निशान को मिटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सैयद अहमद खान इस पर भी खामोश है, बल्कि सिर्फ इतना ही कहा इसके जवाब में कि कम से कम मेरे बहाने तो वो उम्रा का नसीब तो हो गया, उम्रा तो कर लिए। तो इस तरह के हालात हैं। उन्होंने अपने जेवरात बेचे थे, अपनी बीवी के जेवरात बेचकर, अपने घर बेचकर जो है लगा दिए, स्कूल में लगा दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने जब उनके लोगों के पास जाते थे तो लोग उनको अच्छे खाना खिलाने के लिए कहते थे। तो वो कहते थे कि ये खाना में जो खर्च होता है, इसको मेरे लिए मत खर्चिए, ये जो पैसा आप खर्च करते हैं ये मेरे स्कूल में लगा दीजिए। लोग उनके लिए होटल ऑफर करते थे कि इस होटल में रह जाइए, फला शहर आए, हैदराबाद आए, बेंगलोर आए हैं, तो कहते हैं कि ये होटल का जो खर्च है, ये होटल का खर्च आप मेरे स्कूल के लिए दे दीजिए, मेरे यूनिवर्सिटी के लिए दे दीजिए, मैं साथ पे सो जाऊंगा, कहीं जाऊंगा। तब जाकर ये हालत हुई कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2020 में, दिसंबर 2020 में जब उसका 100 साला तकरीब मनाया जा रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहने पर मजबूर हुए कि अलीगढ़ जैसा इदारा, अलीगढ़ मुझे मिनी इंडिया दिखता है, यानी कि अलीगढ़ की जो तहजीब और सकाफत है, इसमें पूरे मुल्क की झलक नजर आती है। और जब हम मुल्क के बाहर जाते हैं तो अलीगढ़ के लोग, अलीगढ़ के स्टूडेंट जो है हर जगह नजर आते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। ये देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। हमारे मोदी जी को ये कहना पड़ा कि क्यों, इसके पीछे एक लंबी मेहनत है, एक बड़ी मेहनत है। तब जाकर ये दिन देखना पड़ा कि जो लोग हैं अलीगढ़ की तारीफ कर रहे हैं और अलीगढ़ जैसा जो मिशन चला था, उसके बलबूते पर जो मुसलमानों की मजबूती आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ की बुनियाद पर। आज हम लोग शिकायत कर रहे हैं कि आज हमारे कोई सुनने वाला नहीं, कोर्ट में जाते हमारा सुनता नहीं, पुलिस के पास जाते हमारा सुनता नहीं, जुडिशरी में जाते हमारा सुनता नहीं। इसके पीछे रीजन है, आप लोग जितना भी बुरा कहें, आरएसएस को जितना भी बुरा कहें, लेकिन वो अपने मिशन में एक कामयाब तरीन, दुनिया की कामयाब तरीन जो है ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने आज से 100 साल पहले, बल्कि 70 साल पहले 1925 में उनका स्थापना हुआ, और उससे पहले तकरीबन जमीयत उलमा का जो है उसका भी स्थापना हुआ। दोनों तकरीबन 5-6 साल का गैप रहा। लेकिन एक तंजीम को देखिए कि आपस में लड़ रहे हैं और आपस में जो है सिर्फ फतवाबाजी कर रहे हैं, और एक तंजीम जो है कहां से कहां तक पहुंच गई। आज जो है जिस वक्त आरएसएस वाले कोशिश कर रहे थे, यानी कि अपने स्कूल मिशन में कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे थे, उस वक्त शुरू से लेकर आज तक उनके लाखों स्कूल जो पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, जिसकी बुनियाद पर सभी लोग जो है उनके आदमी हर जगह पहुंचे हुए। आप अगर बोल रहे हैं कि आपकी बात सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? उनका एक मिशन है, वो अपने मिशन में कामयाब हो रहे। दूसरी तरफ जब लोग वो कोशिश कर रहे थे, तो हमारे जो उलमाए किराम थे वो हमारे खिलाफ फतवा जारी कर रहे थे कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना है तो फला चीज नहीं पढ़ना है, तो फलाई स्कूल में नहीं जाना है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बाइकाट कर रहे थे, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि
इस हालत में पहुंच गई है, खास करके हमारी बिरादरी और मुसलमानों की ये हालत हो गई कि जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है, यानी सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे जो कम पढ़े हैं, उनसे भी हमारा तबका जो है नीचे चला गया है। तो कैसे, आखिर इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम जो अपने पैसों को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। आप सोचिए कि जमीन खरीद ले, माल दौलत जमा कर ले, उसके बाद क्या होगा? मान लेते हैं आप अपने बच्चों के लिए खुद खा लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा घर बना दिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर उनके पास तालीम ना हो, उनके पास एजुकेशन ना हो, तो उसके दूसरी जो नस्ल है, उनके जो 15-20 साल के बाद उनकी हालत क्या होगी, ये इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। तो अगर हम देखें, तो अगर आप देखें कि एक राजा होता है, एक राजा है या कोई एक पॉलिटिशियन है, उसकी जो इज्जत है उनके हल्के तक ही होती है, उनके इलाके तक होती है। लेकिन एक तालीम याफ्ता, एक स्कॉलर, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे इब्न तैमिया हो, चाहे गज़ाली हो, उनका हल्का पूरी दुनिया में फैल जाता है। इसलिए कहते हैं कि मनी एनीवन कैन स्टील फ्रॉम यू, बट नॉलेज कैन नॉट बी स्टॉलन। पैसा तो आपसे पास कोई भी ले सकता है, कोई भी चुरा सकता है, लेकिन जो तालीम है उसको कोई आपसे हासिल नहीं कर सकता है। क्या है कि आपने स्टीफन हॉकिंस के बारे में सुना होगा। स्टीफन हॉकिंस जो है एक शख्स है, साइंटिस्ट है, जिनका 21 साल की उम्र में वो पैरालाइज हो गए। पैरालाइज है कि लकवा की बीमारी, पूरा जिस्म जो है उसका काम करना बंद कर दिया, पूरा जिस्म, सिर्फ उसका दिमाग चल रहा था और आंखें थोड़ी थोड़ी फड़फड़ा रही थी, थोड़ी थोड़ी हल्की आंखें फड़फड़ा रही थी, लेकिन वो बड़ा ज़हीन था। उस तरह का शख्स अगर आज हमारे बीच में होता या हमारे इलाके में होता, तो या तो कहीं बिस्तर में पड़ा होता, लेकिन या तो फिर कहीं जो है किसी मस्जिद के सामने भीख मांग रहा होता। लेकिन वहां के लोगों ने, यूरोपियन ने उसको उसकी कदर की, उसके लिए ऐसी मशीन तैयार की जिसके जरिए से वो आंखों से बात कर सके। आंखें जो पलक मिलाते हैं, पलक झपकाते हैं, उसके जरिए से वो अपनी बात पहुंचा सकते। वो जबान से बोल नहीं सकता था, हाथ से लिख नहीं सकता था, पैर से चल नहीं सकता था, जबान जिस्म का कोई हरकत नहीं देख सकता, सिर्फ आंख की फड़फड़ाहट बाकी थी। तो उसके लिए एक ऐसी मशीन तैयार की गई जिसके जरिए से, उस मशीन के जरिए से उसके जो कहना चाह रहे थे वो समझ में आ जाता था। तो बहरहाल वो मशीन तैयार हुई और वो उसी हालत में वो 71 साल तक जिए। 21 साल की उम्र में उसको पैरालाइज हुआ, उसके मोटर न्यूरॉन की बीमारी हुई और वो 71 साल तक जिए। और उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के नाम से, कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। वैसा शख्स जिसको चारों तरफ, हर तरफ से माजूर हो, न उसके हाथ काम कर रहे हो, न उसका जिस्म काम कर रहा हो, न उसका पैर काम कर रहा हो, उन्होंने ऐसी किताब लिख सकी, ऐसा तहलका मचाया कि पूरे साइंस के ब्लैक होल जो कहा जाता है साइंस की दुनिया में, उन्होंने पूरा तहलका मचा दिया। तो आपके पास अल्लाह ने हर तरह के सहूलतें दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ऑल द पावर्स विद इन यू, हर तरह की ताकत आपके पास है। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दे सकते हैं? आप अपने बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं सकते हैं? अगर आप आज पढ़ाएंगे, आज अपने बच्चों को तालीम देंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मुश्किल आए नजर, लेकिन आप एक पूरे जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, एक पूरी नस्ल को जो है आप जो है तैयार कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो है इंसान जो है यहाँ रिस्क नहीं लेता, रिस्क लेने से डरता है। हमारे रिजवान भाई ने एक अच्छा रिस्क लिया है, कि कोशिश की है, इस इलाके में तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मार्क ज़करबर्ग के बारे में हमें से जो नौजवान है उन्होंने सुना ही होगा, उनका नाम, वो जो है फेसबुक के बानी है। उनका कहना था कि द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, कि सबसे बड़ा रिस्क तो यह है कि आप रिस्क ही नहीं लेते। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आगे काम कैसे करेंगे? अगर सिर्फ इसी बेस पे रह जाएंगे कि आप जो है वो क्या पता नहीं कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, तो इसी तरह सोचते सोचते जिंदगी गुजर जाएगी, आपका वक्त गुजर जाएगा, आपके बच्चे भी इसी तरह नाकारा रह जाएंगे। बिल गेट्स जो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, उन्होंने कहा इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। उनका कहना है कि अगर आप गरीब होकर पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब होकर मर रहे हैं, गरीबी की हालत में मर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, आपका फॉल्ट है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आपको हाथ दिए, आपको पैर दिया, आपको बेहतरीन दिमाग दिया, आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है, आइंस्टाइन दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और दुनिया का सबसे ज़हीन तरीन इंसान है।
उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने दिमाग का सिर्फ और सिर्फ 3% दिमाग का इस्तेमाल किया। 100% में सिर्फ 3% दिमाग का इस्तेमाल किया और वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा ज़हीन तरीन आदमी बन गया। तो हम अपने अल्लाह ने जो नेमतें दी है, जो हमें दिया है, उसका हम इस्तेमाल करें। पैरा ओलंपिक के बारे में आपने सुना होगा। पैरा ओलंपिक होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो भी ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा जो खेल होता है उसमें जाकर वो मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं। अभी कल ही यूपीएससी का रिजल्ट आया, आपने सुना होगा यूपीएससी का रिजल्ट आया। उनमें से एक लड़का सूरज तिवारी या सूरज त्रिवेदी नाम का, वो जेएनयू का है जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ। वो क्या है, हाथ पैर से बिल्कुल माजूर है, चल नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, हाथ भी उस पे काम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई करके दिखा दिया दुनिया को कि हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जब कर सकते हैं, कल ही रिजल्ट आया, कल की बात है कि वो सब जब कर सकता है, तो हमारे पास अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है, इतना ताकत दिया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बहरहाल हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ कोशिश करते रहिए। क्या अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, अंग्रेजी में कहा होता है कि अपॉर्चुनिटी डजंट कम टू यू, बिल्ड योर ओन डोर। अगर आपके पास मौके नहीं आते हैं तो आप अपना रास्ता खुद तैयार कीजिए, खुद बनाइए। इसलिए कि अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉट चॉइस, यानी कि अपॉर्चुनिटी जो है कभी कभार मौका मिलता है, लोगों को 2 बार मौका मिलता है। आपको भी मौका मिला, आपके इलाके में स्कूल खुल गए, आपका अच्छा मौका है कि अपने बच्चों को तालीम दे और उसके फ्यूचर को बनाए। अक्सर लोगों को जब वक्त निकल जाता है ना, तब जाके एहसास होता है जिंदगी के कीमत, वक्त का कीमत एहसास होता है। जब उसकी हड्डियों से गोश्त निकल जाते हैं, या उनके जब बीमार पड़ जाते हैं, या उम्र के आखिरी पड़ाव में पड़ जाते हैं, तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि हमसे गलती हुई, हमें करना चाहिए था। अगर वक्त पर ये जो वक्त जो अभी बच्चों का चल रहा है, आप बच्चों को गाइडेंस करते हैं, जो 10-12 साल की उम्र के बच्चे हैं, उसको अगर सही वक्त पर उसको सही समझ आए तो दुनिया का लीडर बन सकता है, कौम का रहनुमा बन सकता है। आप डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे का फ्यूचर 24 साल के बाद क्या हुआ। अभी जो बच्चे 10-12 साल के, आप उनके हाथ में क्या दे रहे हैं। अगर आप उनके हाथ में किताब दे रहे हैं तो आगे चलकर मौलाना अबुल कलाम आजाद बनेगा। अगर आप उनके हाथ में मोबाइल और खिलौने दे रहे हैं तो आगे चलकर आपका बच्चा या तो चोर बनेगा या तो फिर भीख मंगा होगा रास्ते में। आप डिसाइड कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को, मुस्तकबिल को डिसाइड कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में जब मौलाना आजाद ने एक लाइब्रेरी कर दी घरों में, तब जाकर उन्होंने, दुनिया ने देखा कि वो पहला हिंदुस्तान का वजीर तालीम बना। वो जितने भी इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान के बड़े बड़े, सबका वो मेहमान बना। आपने देखा कि 12 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने बैट पकड़ा तो मास्टर ब्लास्टर बना। आपने देखा कि 12 साल की उम्र में मोहम्मद अली खेले ने ग्लोव्स पकड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर। तो आप अपने बच्चों को डिसाइड करें, कोई जरूरी नहीं कि वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ जाए, वो तालीम ही सब कुछ, बल्कि देखिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस चीज में उनकी दिलचस्पी है, उनके दिलचस्पी के मुताबिक उसको आगे बढ़ाएं और उसको मौके फराहम करें। यकीनन गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर आप 24 साल तक अपने बच्चों की निगरानी करें, सही तालीम से उसको जो मनुष्य उनको जो करने चाह रहा है तालीम के मैदान में अगर करने दे, तो आपका रोशन जो है, आपका जो मुस्तकबिल रोशन होगा, आपका सर जो है सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। एजुकेशन के सिलसिले में मैं रिजवान साहब से कुछ गुजारिश करना चाहूंगा कि आमतौर पर क्या करते हैं लोग, तालीम जो है एक आजकल के स्कूलों का एक पैसा कमाने का जरिया बन गया। क्वालिटी एजुकेशन जो होनी चाहिए वो हम नहीं दे रहे। एक सी की वजह से, एक सी सर्टिफिकेट के लिए लोग भाग रहे हैं, एक सी सर्टिफिकेट के लिए लोग भाग रहे हैं, लेकिन और जो 6 सी है वो हम नहीं देख रहे। नंबर 1, 7 सी टोटल हमारे तालीमी एजुकेशन में होना चाहिए। सी 7 सी उसको बोल जाता है, 7 सी का फॉर्मूला। नंबर 1 सी फर्स्ट वन है कॉन्फिडेंस। बच्चों के अंदर जो है आप कॉन्फिडेंस पैदा करें। कोई भी बच्चा हो, छोटे से छोटे का बच्चा हो, उसको सवाल करने पर उभारे, उनको क्वेश्चन करने पर उभारे। ये देखेंगे कि जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता है। निगेटिविटी, देखिए ये हमारे पास मौके नहीं है, हम ये पढ़ के नौकरी नहीं मिलेगा। अरे नौकरी कितने लोगों को मिलता है। आपने देखा है केरला जो है हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट कहलाता है, लेकिन वहां पे कितने लोगों के पास नौकरी है। मेरे ख्याल से 90% लोग थे वहां पे बिजनेस करते हैं यार, और अच्छे अपने कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं। गुजरात देखिए, गुजरात में आपको कितने लोगों के पास नौकरी है, हिंदुस्तान का सबसे अमीर तरीन स्टेटों में से एक है। साउथ इंडिया में जितने भी स्टेट है सभी का तकरीबन है कि वो नौकरी के चक्कर में नहीं मरते। वो एजुकेशन अच्छे से बुनियाद उसकी मजबूत होती है, आगे चल के रास्ता बच्चा जो अपना रास्ता खुद बना लेता है और कहीं ना कहीं जाकर सेटल हो जाता है और वहां की इकोनॉमी अच्छी है।
तो अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए और उनको नेगेटिव चीज जो है कि नौकरी नहीं मिलेगी, क्या होगा, पढ़ के क्या फायदा होगा, इन चीजों से दूर रखिए। नंबर 2 है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि बात करने का तरीका, बच्चों के अंदर जो है बोलने का उनको क्षमता दीजिए, मौका दीजिए कि वो बोले, बात करे। जब तक बात नहीं करेगा तो वो अपनी बात दूसरों को पहुंचा नहीं सकता। आप कितना भी पढ़ लें, एमए की डिग्री हासिल कर लें, पीएचडी की डिग्री हासिल कर लें, आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए इंटरव्यू में बैठेंगे तो 2 मिनट में क्वालिफाइड राउंड से बाहर हो जाएंगे और एचआर आपको बोलेगा सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब बिकॉज यू डोंट हैव एबिलिटी टू कन्विंस अस। क्या आपके पास जो एबिलिटी नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, तो आप कैसे जो है जॉब को आप अवेल कर पाएंगे। नंबर 3 है करेज। हिम्मत पैदा कर दीजिए, बच्चों के अंदर हिम्मत पैदा कीजिए कि वो कुछ करने का जज्बा उसके अंदर हो। अभी अगर आप बच्चों से पूछेंगे इंडिया के कैपिटल क्या है, इंडिया भारत की राजधानी क्या है, तो 90% बच्चे तो आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन उन्हें पता है कि इंडिया के कैपिटल क्या है, दिल्ली है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, करेज नहीं उसके अंदर, महफिल में बोलने से डरेंगे। तो ये डर उनके अंदर से निकालना है। नंबर 4 क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो है, आज क्रिएटिविटी वर्ल्ड है, आइडियाज का वर्ल्ड है। आप देखेंगे कि अंदर तो हर